नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमधून आपण इयत्ता 6वीच्या हिंदी विषयाच्या 6व्या पाठाला सुरुवात करणार आहोत. आणि हा पाठ जो आहे त्या पाठाचं नाव आहे पाठ 6वा मेरा अहोभाग्य. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण पाठाला सुरुवात करूया. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी हिंदीच्या 6व्या पाठाला आपण सुरुवात करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे मेरा अहोभाग्य, ज्याचे लेखक आहेत चंद्रगुप्त विद्यालंकार. बघा, खूप सुंदर असा पाठ आहे. सुरुवातीला चंद्रगुप्त विद्यालंकार यांच्याविषयीची परिचय मी तुम्हाला करून देतो. त्यांचा जन्म 1906ला झालेला आहे आणि त्यांनी लिहिलेली जी पुस्तकं आहेत त्यांची नावं आपल्याला दिसत आहेत. संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि. और उनकी जो विशेषता है, जो उनके परिचय के बारे में बताया जाता है, तो उनकी विशेषता यह है कि साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय ऐसा कार्य किया हुआ हमें दिखाई देता है. तो देखो बच्चों, इस पाठ्य को शुरुआत करने से पहले नाम तुम्हारे इस प्रकार का एक व्याकरण का हिस्सा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वह हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने पाठ्य की ओर बढ़ेंगे. देखो, नाम तुम्हारे चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो और कोष्टक में कुछ सर्वनाम हमें दिखाई दे रहे हैं. बराबर है कि नहीं? तो यह जो सर्वनाम है, यह सर्वनाम हमें क्या करना है, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है. देखो, पहले चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है हमें. मैं शाम हूँ. बराबर है. उसके बाद एक लड़का एक लड़की का चित्र दिख रहा है. हम दोनों भाई बहन है. मतलब यह जो चित्र है, इन चित्रों को हम लोग क्या करेंगे, नाम तथा सर्वनाम देकर वाक्य को प्रयोग कर सकते हैं. देखो, एक यहाँ बीज के अंदर से एक अंकुर फूटा हुआ हमें दिखाई देता है, उसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं. देखो, बीज में से अपने आप अंकुर निकलता है. अपने आप यह सर्वनाम मैंने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ आपको दिखाई देता है. बराबर है कि नहीं? वहाँ एक गुलाब का फूल दिख रहा है, वह गुलाब का फूल है. वह इस सर्वनाम का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ आप हमें दिखाई देता है. तो इस प्रकार से हम लोग सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे सर्वनाम हैं जो सर्वनाम हमें पाठ्य में पढ़ते हुए हम हिंदी भाषा में जब बोलते हैं तब ऐसे विविध प्रकार से हमें सर्वनाम समझ में आ सकते हैं. देखो, यहाँ पे हम अपने पाठ्य को शुरुआत करते हैं कि चंद्रगुप्त विद्यालंकार यह जो लेखक है, यह लेखक शांति निकेतन जाते हैं और शांति निकेतन जाने के बाद उनको वहाँ पर किस प्रकार का अनुभव आता है और वहाँ उन्हें कौन मिलता है, उसके बारे में एक संस्मरण हमें दिखाई देता है. देखो, बहुत ही सुंदर सा पाठ है. संस्मरण मतलब क्या कि सदैव याद में रहने वाली बात. अभी यह जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार है, यह एक पत्रकार है और वह पत्रकार शांति निकेतन गए थे. अभी शांति निकेतन आपको मालूम है, कोलकाता पश्चिम बंगाल के पास शांति निकेतन एक आश्रम बनाया हुआ है. और उस जो आश्रम बनाया है, वह आश्रम किसने बनाया मालूम है? रविंद्रनाथ जी ठाकुर. रविंद्रनाथ जी ठाकुर यह एक ऐसे व्यक्ति है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है. अभी नोबेल पुरस्कार यह क्या है, पूरे विश्व भर में सबसे ऊंचा माना जाने वाला पुरस्कार है. तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी को
यह पुरस्कार मिला है 1912 को, जब उन्होंने गीतांजलि नामक काव्य लेखन किया था। और उसी शांति निकेतन में चंद्रगुप्त विद्यालंकार और उनके कुछ दोस्त थे पत्रकार, उन सभी को वहाँ जाने का मौका मिला था। और वहाँ जाने के बाद उनको सभी को रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भेंट कराई गई। और उसके बाद उनको जो आनंद हुआ, यह आनंद वह कभी भी भूल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने इस पाठ्य में दिए गए इन सारे परिच्छेदों को, इस पाठ्य को उन्होंने एक संस्मरण कहा है। संस्मरण मतलब कभी भी भूली न जाने वाली बात। तो देखो, सबसे पहले मैं इस पाठ्य का कुछ हिस्सा, एक दो परिच्छेद मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद हम लोग पाठ्य को सारांश रूप में देखेंगे। क्योंकि अभी वीडियो के माध्यम से तो हम लोग पूरा पाठ्य एक एक पंक्ति लेकर तो नहीं सीख सकते, बराबर है कि नहीं। तो उसमें आने वाले जो कठिन शब्द वगैरह है वह भी मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा। तो जब मैं पढ़ूंगा तब आप सभी का ध्यान किताब में होना ज़रूरी है। देखो, फरवरी 1937 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कलकत्ता में हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसे सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर हम बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। देखो, इस प्रकार से लेखक जब शांति निकेतन पहुँचे तो उन्होंने शांति निकेतन के परिसर का वहाँ पे वर्णन हमें किया हुआ दिखाई देता है। तो एक चित्र के माध्यम से मैं आपको शांति निकेतन दिखाना चाहता हूँ। देखो, एक सुंदर सा चित्र है। इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि शांति निकेतन किस प्रकार से उसकी रचना थी। आसपास बहुत सारे पेड़ थे, सघन पेड़ थे, बराबर है कि नहीं। और इस शांति निकेतन में रविंद्रनाथ जी ठाकुर रहते थे। वह एक बड़े आदमी थे, बराबर है कि नहीं, एक महान पुरुष थे जिन्होंने काव्य रचना लिखकर पूरे विश्व को अचंभित किया था। और उसकी वजह से उनको यह नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन सभी को मिलने का मौका अभी इस पाठ्य के लेखक और उनके मित्रों को मिला था। तो वह क्या हुए, वहाँ जाकर रविंद्रनाथ जी के साथ होने वाला जो साहित्यिक कार्यक्रम था, उस साहित्यिक कार्यक्रम में वह हिस्सा लेने वाले थे। और उस साहित्यिक कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे, वह अध्यक्ष स्वयं रविंद्रनाथ जी ठाकुर ही थे। तो आप लोगों ने शांति निकेतन देखा होगा, चित्र में किस प्रकार से वह एक सुंदर सी इमारत बनी हुई हमें दिखाई देती है। देखो, तो शांति निकेतन पहुंचने के बाद आगे क्या हुआ हम देखते हैं। देखो, दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंत में कार्यक्रम की बैठक में वह नहीं आ पाए। मैं बहुत ही निराश हो गया। तथापि हमें यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। देखो, तो आगे क्या हुआ। दूसरे दिन जब इस पाठ्य के लेखक चंद्रगुप्त जी और उनके मित्र उन सभी को जब रविंद्रनाथ जी से मिलना था, तब उनको पता चला कि रविंद्रनाथ जी मतलब गुरुदेव जी की स्वास्थ्य तबीयत ठीक नहीं है, तो वह कार्यक्रम में नहीं आ सकेंगे। तो वह बहुत निराश हो गए।
लेकिन उसके बाद ही कुछ ही समय बाद डॉक्टर ने उन तक संदेशा पहुंचाया कि आप लोग 15 मिनट के लिए गुरुदेव जी से मिल सकते हो, क्योंकि यह सारे लोग बहुत दूर दूर से आए थे और सभी के मन में एक ही इच्छा थी कि मुझे गुरुदेव जी से बोलना है, उनसे बातें करनी है, उनको देखना है, उनको उनके साथ बैठना है। इस प्रकार से सभी के मन में यह इच्छा होने के कारण डॉक्टर ने उन लोगों को गुरुदेव जी से भेंट करवाने की जो प्रतीक्षा थी वह प्रतीक्षा उन्होंने समाप्त कर दी। और जब ऐसा संदेशा उनको मिला तो वह उनका खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब क्या? बहुत खुश हो जाना, आनंदित होना। जो जिस क्षण का ये सभी लोग बेसब्री से मतलब बहुत ही उत्कंठा से इस क्षण का जो इंतज़ार करने वाले थे, उन सभी का इंतज़ार अभी खत्म हो गया था। और मध्याह्न के बाद, मध्याह्न मतलब क्या? दोपहर के बाद गुरुदेव जी से उनकी भेंट तय कर दी गई। तब गुरुदेव जी को लगा कि एक दो तीन लोग हो गए मिलने के लिए, बराबर है कि नहीं? लेकिन यह कुल मिलाकर कितने लोग थे? 1 दर्जन के आसपास लोग थे। मतलब 12 से 14 लोग गुरुदेव जी से मिलने के लिए वहाँ पहुँच गए। आगे जाकर देखो क्या हुआ। अगले पन्ने पर हम लोग आते हैं। जब गुरुदेव जी उनके सामने आए तो वह बोले, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय करवाया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। देखो, गुरुदेव जी की तबीयत पहले से ही थोड़ी नरम गरम थी, बराबर है कि नहीं? और इसकी वजह से यह सारे लोग देखने के बाद गुरुदेव जी थोड़े से आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि 2-3 ही आदमी हो गए। लेकिन इतने 14-15 आदमी देखने के बाद वह मजाक में उन्होंने कहा कि मेरी अभी दरबार लगाने की क्षमता नहीं रही। जब उन सभी का परिचय करवा दिया तब गुरुदेव जी उनसे बातें करने लगे। तो गुरुदेव जी ने इन सभी पत्रकारों को क्या बोला देखो। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन किया है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भी भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव जी कुछ देर के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषा के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। देखो, तो यह सारे पत्रकार गुरुदेव जी से जाकर मिले और गुरुदेव जी ने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साहित्य के बारे में बताया, उन्होंने किया हुआ जो लेखन था उस लेखन के बारे में बताया कि लगभग 50 साल पहले मैंने लेखन शुरू कर दिया था। मतलब कहानी लिखना, कविता लिखना मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन लेखन करने वाले बहुत कम लोग थे। अभी इसका प्रमाण कम होने का कारण क्या था? क्योंकि उस समय हमारा भारत देश पारतंत्र में था, बराबर है ना? हमारे देश में क्या था? अंग्रेज़ों का राज्य था। और इस ऐसे बहुत ही विकट परिस्थिति में लेखन करने का काम कोई भी नहीं करता था। गुरुदेव जी ने यह काम किया था। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बांग्ला भाषा में भी उन्होंने कहानियाँ लिखी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, बराबर है ना? और उसके बाद उनकी कहानियाँ पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई थी। मनुष्य स्वभाव तो दुनिया के हर जगह एक सा ही है, लेकिन गुरुदेव जी ने जो कहानियाँ लिखी थी तो वह सब लोगों को क्यों पसंद आई? क्योंकि उन्होंने ग्रामीण जीवन का वर्णन उन कहानियों में किया था। और आप सभी को मालूम है कि हमारे देश की जो बहुतांश जो जनसंख्या है वह जनसंख्या ग्रामीण इलाके में ही रहती है। इसलिए उन सभी कथा भारत में या पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को बहुत पसंद आई थी।
तभी यह वार्तालाप हो रहा था, तभी लेखक ने गुरुदेव जी से एक प्रश्न पूछा कि आपने लिखी हुई जो प्रसिद्ध कहानी है, जिस कहानी का नाम है काबुली वाला, यह काबुली वाला लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया। तो इस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव जी ने हम सभी को दिया। तो वह कैसे दिया देखो। गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह थी कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी यह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। तो देखो, इस प्रकार से गुरुदेव जी ने काबुली वाले के बारे में बताया कि यह एक मेरी कल्पना की सृष्टि है। मतलब क्या है, कल्पना की हुई है। जो कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, वह सारी कहानियाँ हमको मालूम है कि यह सारी कहानियाँ क्या है, एक कल्पना की हुई है। बराबर है ना। ऐसी सभी घटनाएं होती ही है ऐसा नहीं है। कहानी जो होती है वह कल्पना के आधार पर की जाती है, कल्पना की जाती है, एक सोच होती है, एक विचार होता है, और उस विचार की वजह से कहानियाँ लिखी या बनाई जाती है। तो काबुली वाला यह जो कहानी गुरुदेव जी ने लिखी थी, वह भी एक सृष्टि थी, एक कल्पना की सृष्टि थी। बराबर है ना। जिसमें एक व्यक्ति उनके गांव में हर रोज़ आता होगा काबुली लेकर, और वह उसका माल बेचता होगा। सारे लोग उससे परिचित थे क्योंकि वह हर रोज़ आने वाला व्यक्ति था। तो उसका परिवार कैसे होगा, क्या होगा, उसका जीवन कैसे होगा, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से गुरुदेव जी ने इस कहानी का लेखन किया था। तो इस प्रकार से काबुली वाले के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी वह गुरुदेव जी ने सभी को बताई, और इस प्रकार से उनका वार्तालाप होता रहा। लेकिन उस वार्तालाप को सिर्फ 15 मिनट का समय दिया था, लेकिन अभी लगभग 40 मिनट हो गए थे। अब गुरुदेव जी उठकर चल पड़े। तब उन्होंने हम सभी को कहा कि मैं वार्तालाप के लिए कम समय देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत आनंददायी लगता है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों से बातचीत करने से हमारे विचार दूसरे तक पहुंचते हैं, और दूसरे के विचार भी हमें सुनने का मौका मिलता है। इस प्रकार से हम सभी ने आगे जाकर गुरुदेव जी को प्रणाम किया, बहुत धन्यवाद दिया, और उनसे विदा ली। विदा लेना मतलब क्या कि उनको हम सभी ने जाने के लिए हाँ कह दिया। उसके बाद हमें अतिथि गृह में भेजा गया, और मेरा मन तो बहुत ही उल्लासित हो गया था कि मुझे स्वयं अभी गुरुदेव जी से बात करने के लिए मिली थी। आगे देखो, पाठ्य के आखिरी में क्या होता है देखो। जो शांति निकेतन था, उस शांति निकेतन में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे, उसका चित्र भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कहानी के आखिरी में देखो क्या होता है। गुरुदेव जी यह सारे लोगों से जो बात करते थे उसका चित्र भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब गुरुदेव जी से बात हुई तो मेरा खुशी का ठिकाना न रहा। मैं बहुत ही खुश हो गया था, और मुझे जिस कमरे में, मतलब लेखक को जिस कमरे में ठहराया गया था, तो उस कमरे में उन्होंने जब जानकारी निकाली तो उनको यह पता चला कि गुरुदेव जी ने इसी कमरे में बैठकर गीतांजलि नामक जो काव्य संग्रह था, इस काव्य संग्रह का अधिकांश भाग इसी कमरे में बैठकर लिखा था। तो मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। और क्या यह सच है कि मेरा अहोभाग्य था कि मैं इस कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। देखो, मैंने शुरुआत में आपको बताया था गीतांजलि नामक जो रचना थी, उस रचना के लिए गुरुदेव जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। और जिस कमरे में यह पत्रकार, मतलब अपने इस पाठ्य के लेखक रुके थे, उसी कमरे में बैठकर गुरुदेव जी ने यह गीतांजलि नामक काव्य का अधिकांश भाग लिखा था। इसलिए यह बात
और भी ज़्यादा मन को भाव विभोर हो उठी। लेखक बहुत ही खुश हो गए और वह खुद को क्या करने लगे, बहुत ही भाग्यशाली समझने लगे। इसलिए इस पाठ्य को, इस संस्मरण को लेखक ने मेरा अहोभाग्य यह नाम दिया है। मतलब क्या है कि मेरे जीवन में इस प्रकार का बहुत ही सुंदर ऐसा अनुभव है जो अनुभव मैं कभी भी नहीं भूल सकता, और इसलिए इस पाठ्य को लेखक ने मेरा अहोभाग्य यह नाम दिया हुआ हमें दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, बहुत ही सुंदर सा पाठ था। सारांश के रूप में मैंने आपको बताया। आप भी इस वीडियो के बाद इस पाठ्य को बहुत ही एकाग्रता से पढ़ेंगे और आपको भी इस पाठ्य में से यह सीखना है कि हम अब किस प्रकार से हमारे जीवन में एक आध ऐसी घटना होती है जो हमें संस्मरणीय होती है, बराबर है ना, वह हमारे जीवन में एक भाग्य की बात होती है। तो इस प्रकार से आप भी आपके जीवन में होने वाले एक आध संस्मरणीय घटना का आप लोग लेखन कर सकते हो। तो इस प्रकार से यह पाठ आप सभी को समझ में आया ही होगा। तो इस पाठ्य के लिए मैं गृह कार्य आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको एक 10 से 12 पंक्तियों में कोई भी एक ऐसी घटना हो जो घटना आपके जीवन में संस्मरणीय हो, उस घटना का वर्णन 10 से 12 पंक्तियों में आपको लिखना है। और दूसरा गृह कार्य इस पाठ्य के माध्यम से यह है कि आज तक हमारे भारत देश में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उनके नामों की सूची आपको बताना है। गृह कार्य क्या क्या है समझ में आया? सबसे पहली बात, 10 से 12 पंक्तियों में आपको आपके जीवन में होने वाली कोई भी एक आध संस्मरणीय घटना का वर्णन लिखना है। और दूसरा गृह कार्य यह है कि भारत में ऐसे लोगों की, ऐसे महापुरुषों की सूची बनानी हो जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह 2 गृह कार्य करने हैं। आप सभी को यह पाठ समझ में आया ही होगा और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।